हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे वाले के एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। क्या हाल चाल मेरे लल्लू लाल। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो भाई साहब, क्या हाल है 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 तुम लोगों के। हेलो अंश, हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी। ठीक है, और भाई सांख्यिकी के अंदर तुम क्या पढ़ोगे? तुम पढ़ोगे भैया आंकड़े क्या होते हैं, डाटा, डेटा के बारे में पढ़ोगे, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हर कोई डेटा के पीछे भाग रहा है, बड़ी से बड़ी कंपनियां तुम लोगों के डेटा के पीछे भाग रही हैं कि भैया डेटा मिल जाए कहीं से। तुम भी डेटा के पीछे भाग रहे हो कि भैया डेटा याद हो जाए हमें, हमारा जो कंटेंट है जो किताबों में लिखा हुआ है वो डेटा हमें याद हो जाए। ठीक है, तो तुम भी डेटा के पीछे भाग रहे हो, सब 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 मेजॉरिटी सब लोग डेटा के पीछे भाग रहे। ठीक है, और इसी डेटा का जो अध्ययन होता है, इसी डेटा का जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं क्या? सांख्यिकी। तो आज की क्लास हमारी इसी चैप्टर के ऊपर रहेगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन तुम्हारा एक चैप्टर बचा है, मैंने पहले ही बोला है, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हारे पास आएगा संडे को, तो उसके लिए रेडी रहना। बाकी आगे चलते हैं। सारे बालक रेडी हैं? शुरू करें। हेलो जानवी, हेलो क्रिश, हेलो अदिति, हेलो कुणाल, हेलो नव्या, हेलो ईशा, क्या हाल है क्या हाल है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो शिवानी, हेलो खुशी, हेलो 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 हेलो। हाँ आई नो ईशा, इससे पहले एक और चैप्टर है, मैंने बोला ना कि वो चैप्टर आपका बाद में आएगा, मतलब कल या फिर परसों। ठीक है, अक्षित चैप्टर 11 यानी कि तुम्हारे में वो होगा, क्या नाम है, कंस्ट्रक्शन, है ना। तो कंस्ट्रक्शन का एक अलग से लेक्चर में लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सुहानी, हेलो खुशी, हेलो शुभम, हेलो रुचि, हेलो गुलाब, हेलो 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 शिवा, हेलो 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 आस्था, हेलो सोनम, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है, क्या हाल चाल, कैसे हो भाई साहब, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम डिस्कस करेंगे, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र के द्वारा। आज की क्लास में हम बात करेंगे आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, और साथ ही साथ केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की हमारे पास 3 मापें होती हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। इनके बारे में हमें आज की क्लास में बात करनी है। बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सोनम मैं एकदम बढ़िया, हेलो कुसुम अंजलि, हेलो 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 जी। शिवानी जी बताइए क्या सुनाना है आपको। तो अब भैया देखो, हम बहुत सारे डेटा के बारे में बात करते हैं। कुछ डेटा हमें टीवी के जरिए, न्यूज के जरिए मिलता है, जैसे कि हमें पता चलता है कि भैया आज बारिश का मौसम रहेगा। जो वेदर फॉरकास्ट आता है उसमें बताते हैं कि भैया आज बारिश का मौसम रहेगा, आज मौसम जो है वो खुला रहेगा। ठीक है, दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, ठीक है, जयपुर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, और ये सारी चीजें जो हैं, ये क्या सारी चीजें जो हैं, ये आपका क्या आता है, डेटा के अंदर आती हैं। ठीक है, कोई क्रिकेट मैच है, तुम वो देख रहे हो टीवी पर, उसका डेटा आ रहा है कि भाई इस टीम ने इतने रन बनाए, दूसरी टीम को इतने ओवर में इतने रन चाहिए। ये सब क्या है? ये सब डेटा है। और डेटा तुम्हें अलग अलग तरीके से मिल सकता है। तुम्हें कोई तुम्हारा दोस्त आके कोई इंफॉर्मेशन बता रहा है, वो भी है। ठीक है, तुम्हें न्यूज़पेपर से कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो भी डेटा है। तुम्हें टीवी से कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो भी डेटा है। डेटा बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आपका दोस्त आपको आके कुछ कहता है, वो भी डेटा है। ठीक है, जैसे अब ये है नगरों के तापमान। ठीक है, आपका 20/6/2006 को, 20 तारीख 6ठे महीने साल 2006 में कुछ नगरों का तापमान ये दिया हुआ है कि भैया इस दिन अधिकतम तापमान ये गया था, न्यूनतम तापमान ये गया था, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या है भैया? ये शहरों के तापमान का डेटा है, यह शहरों के तापमान का डेटा है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें जैसे फुटबॉल विश्व कप 2006, तो यूक्रेन ने सऊदी को हराया 4-0 से, स्पेन ने ट्यूनेशिया को हराया 3-1 से, स्विट्जरलैंड ने टोगो को हराया 2-0 से। तो ये क्या है? ये भी तुम्हारा एक तरीके का डेटा है। ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या है? ये भी तुम्हारा एक तरीके का डेटा है। तो बेसिकली डेटा या फिर आंकड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपका एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए कुछ तथ्यों या अंकों को, जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े कहलाते हैं।
अब आंकड़े संख्या के रूप में भी हो सकते हैं और आंकड़े आपके संख्या के अलावा, यानी कि जो डेटा होता है वो संख्या के रूप में भी हो सकता है और डेटा आपके अलावा भी हो सकता है। जैसे कि भैया एक बात बताओ, कोई कंपनी है, ठीक है, वो किसी शहर में अपना भैया नया नेटवर्क का सिस्टम लगाना चाहती है, तो वो क्या करेगी, वो डेटा कलेक्ट करेगी। किस चीज का, कि भैया कितने लोग ऐसे हैं जो भैया डेली 2 GB से ज्यादा डेटा यूज करते हैं, ठीक है, ताकि अगर उन्हें पता चल जाए कि भाई बहुत सारे लोग हैं 2 GB से ज्यादा डेटा यूज करने वाले, तो वो भैया बड़ा टावर लगा सकते हैं, नहीं तो उनका छोटा टावर से काम चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें वो डेटा 2 तरीकों से कलेक्ट कर सकते हैं। क्या, कि भैया वो नंबर लेकर भी लोगों का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि भैया इतने नंबर वाले लोग हैं, ये नंबर, इसका ये नंबर, इसका ये नंबर, या फिर वो नाम के हिसाब से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब नाम भी डेटा है और नंबर भी डेटा है, समझ पा रहे हो। तो आपका किसी भी एक निश्चित उद्देश्य को दिमाग में रखते हुए अगर कोई आंकड़े या कुछ भी तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, आपका समूह में रखे जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है डेटा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे स्कूल में आए भाई हम, ठीक है, तुम्हारे स्कूल में टीचर ने तुम्हें कहा कि एक काम करो, 1 से 10 तक के रोल नंबर वाले जो बच्चे हैं वो अपने नाम मुझे लिखकर दे दो, ठीक है। और उन्हें क्या करना था, उन्हें उन बच्चों में से किसी को मॉनिटर बनाना था, ठीक है। तो उनके दिमाग में एक गोल सेट था, क्या, कि भैया मुझे इन 10 बच्चों में से किसी को मॉनिटर बनाना है। तो उसने क्या करा, 1 से 10 रोल नंबर वाले सारे बच्चों के नाम लिख लिए। तो अब यहां पर डेटा किस फॉर्म में आया, डेटा आया नाम के रूप में। डेटा किस रूप में आया, नामों के रूप में, ठीक है। वहीं पर तुम्हारे टीचर ने आके कहा कि एक काम करो, उन सारे बच्चों के 20 से लेकर जो 30 रोल नंबर वाले बच्चे हैं उन सबके गणित में कितने नंबर आए हैं, ठीक है, वो सारे बालक आकर भैया अपना मुझे बता दो कि गणित में कितने नंबर आए हैं 20 से 30 रोल नंबर वाले बच्चों के। तो उन्होंने आके बता दिए, किसी ने बता दिया सर मेरे 100 में से 10 आए हैं, किसी ने बता दिया 100 में से 50 आए हैं, किसी ने बता दिया 100 में से 90 आए हैं, कोई कमल सर से पढ़ा था तो उसके 100 में से 100 भी आ गए, ठीक है। तो तारीफ नहीं कर रहा हूं अपनी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका जो डेटा आया वो अंकों के रूप में आया, आंकड़े जो आए वो अंकों के रूप में आए, ठीक है। तो भैया किसी निश्चित उद्देश्य को दिमाग में रखते हुए आप जिन तथ्यों को या अंकों को समूह क्या करते हो, इकट्ठा करते हो, एकत्रित करते हो, उन्हें कहा जाता है आंकड़े या फिर डेटा। समझ में आया, जल्दी से बताओ भाई, डेटा समझ में आया, हाँ जी डेटा समझ में आया, सॉरी। चलो अब देखो, जैसे ये इकट्ठा किया हुआ डेटा है कि भैया नाम, उनके 50 में से प्राप्त अंक, ये रहा 1 से 10 तक के बच्चों, 1 रोल नंबर से 10 तक के रोल नंबर के बच्चों के आपका जो डेटा है ये 9 है, ये 3 और 9 नहीं है, खाली 9 है, ठीक है। आपका 1 से 10 तक रोल नंबर वाले बच्चों के नाम और उनके नंबर ले लिए, तो इससे हमें पता चल जाएगा क्या, कि भैया सबसे ज्यादा नंबर किस बालक के हैं। हमें यह पता करना है कि 1 से 10 तक रोल नंबर में सबसे ज्यादा नंबर किस बालक के हैं। हमने ये चीज दिमाग में रखते हुए क्या करा, हमने ये चीज दिमाग में रखते हुए हमारा क्या देखा, डेटा को इकट्ठा किया, ठीक है, आंकड़ों को इकट्ठा किया, तो ये क्या बन गया, ये डेटा बन गया। तो यही होता है डेटा। अब देखो, अब सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी क्या है भैया, ये जो आपने डेटा एकत्रित किया, ये जो आपने डेटा एकत्रित किया, इस डेटा को इकट्ठा करना, डेटा को इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना, उसके बाद उसे प्रस्तुत करना, उसके बाद उसे चेक करना कि भैया डेटा इकट्ठा किया, उसे दिखाया, फिर उसे चेक किया, ठीक है, और उसके बाद वहां से एक निष्कर्ष निकालना, यानी कि एक रिजल्ट निकालना। यह पूरा प्रोसेस जो है वही आपका क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। सांख्यिकी का अर्थ है वह विषय जिसमें आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण का अध्ययन करने के साथ साथ आंकड़ों से एक अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के बारे में भी अध्ययन किया जाता है, उसे सांख्यिकी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस आंकड़े में अगर मैं तुमसे पूछूं, तुमने सबसे पहले आंकड़ों को लिया, उसके बाद तुमने आंकड़ों को रोल नंबर वाइज प्रस्तुत किया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद प्रस्तुत करने के बाद तुमने क्या करा, प्रस्तुत करने के बाद तुमने तुम्हारा इन आंकड़ों को प्रस्तुत कर दिया। अब इन आंकड़ों को तुमने चेक किया, यानी कि इनका विश्लेषण किया। अच्छा, अजय के 23 नंबर है, अरान के 35 है, आशीष के 48 है, दीप्ति के 30 है, फैजान के 25 है, गोविंद के 46 है, जय के 13 है, कविता के 27 है, मनीषा के 32 है, नीरज के 38 है। अब यहां से तुम एक क्या निकाल सकते हो, एक रिजल्ट भी निकाल सकते हो, एक अर्थपूर्ण निष्कर्ष भी निकाल सकते हो कि भैया सबसे ज्यादा नंबर किस बालक के हैं, सबसे ज्यादा नंबर आशीष के हैं, 48, यानी कि रोल नंबर 3 के सबसे ज्यादा नंबर है, ठीक है, 48। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने अभी तुम्हारे सामने पूरा प्रोसेस किया, क्या, आंकड़ों को इकट्ठा करना, उसके बाद उसे प्रस्तुत करना, उसके बाद उनका विश्लेषण करना और फिर एक निष्कर्ष निकालना, यही तुम्हारा क्या है, सांख्यिकी है, ठीक है। अब इसी सांख्यिकी का हम इस्तेमाल करते हैं कुछ चीजों में, ठीक है, इसी सांख्यिकी का हम इस्तेमाल करते हैं कुछ चीजों में, जहां पर सबसे पहले आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण आता है, ठीक है। तो आंकड़े अगर मान लो ये दिया हुआ है कि गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है, तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। पहला, अगर हमारे पास आंकड़े कम हैं, अगर हमारे पास आंकड़े कम हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर आंकड़े कम हैं तो हम उन आंकड़ों को आराम से आरोही या फिर अवरोही क्रम में दिखा सकते हैं, आरोही क्रम, आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में दिखा सकते हैं। आरोही क्रम कौन सा होता है, आरोही क्रम कौन सा होता है भैया, जो छोटे अंकों से बड़े अंकों की तरफ जाता है, यानी कि जिसमें छोटे अंक पहले आते हैं, बड़े अंक बाद में आते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहले देखो छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक है 25। 25 से बड़ा अंक कौन सा है, 25 से बड़ा अंक है 36। 36 से बड़ा अंक कौन सा है, 36 से बड़ा अंक है 42। 42 से बड़ा अंक कौन सा है, 42 से बड़ा अंक है 55। 55 से बड़ा अंक कौन सा है, 60। 60 से बड़ा अंक है 62। 62 से बड़ा अंक है तुम्हारा कितना, 73। 73 से बड़ा अंक है 75। 75 से बड़ा अंक है 78। उसके बाद आपका 95, और ये हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, जब आंकड़ों को छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लिखा जाता है उसे बोला जाता है आरोही क्रम, ठीक है। ऐसे ही आरोही क्रम के अलावा दूसरा क्रम होता है जिसे बोला जाता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कौन सा होता है, अवरोही क्रम होता है आपका उतरता हुआ क्रम, यानी कि उतरने वाला क्रम, ठीक है, यानी कि वो क्रम जिसमें बड़े अंक से छोटे अंक की तरफ जाते हैं, बड़े अंक से छोटे अंक की तरफ जाते हैं। मतलब सबसे बड़ा अंक हो गया 95, उसके बाद आ गया तुम्हारे पास 78, उसके बाद आ गया 75, उसके बाद आ गया 73, उसके बाद आ गया 62, उसके बाद आ गया 60, फिर आ गया 55, फिर आ गया 42, फिर आ गया तुम्हारे पास 36, फिर आ गया तुम्हारे पास 25। तो यहां पर बड़े अंक से छोटे अंक की तरफ जा रहे हैं, तो ये आरोही क्रम है, अवरोही क्रम है, ठीक है। तो जब हमारे पास आंकड़े कम होते हैं तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, हम आंकड़ों को दर्शा सकते हैं आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास आंकड़े थोड़े से ज्यादा होते हैं कि भाई अभी तक तो खाली 10 विद्यार्थियों के आंकड़े थे तो मैंने इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में दिखा लिया, लेकिन अब मान लो मेरे पास आ गए 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के 100 में से प्राप्त अंक। अब 30 विद्यार्थियों के अंक अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। अब इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में दिखाने में बहुत टाइम जाएगा, इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में दर्शाने में बहुत टाइम जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में दिखाने की जगह हम बनाते हैं इनकी बारंबारता सारणी। क्या बनाते हैं भैया, बारंबारता सारणी।
बारंबारता सारणी। ठीक है, इसमें दो प्रकार की बारंबारताएं सारणी होती हैं। पहला अवर्गीकृत बारंबारता सारणी और दूसरा वर्गीकृत बारंबारता सारणी। अवर्गीकृत बारंबारता सारणी कौन सी होती है भाई? देखो, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी, तो अवर्गीकृत बारंबारता सारणी होती है हमारी वो सारणी, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी हमारी वो सारणी होती है जब डेटा बहुत मतलब ज्यादा डेटा होता है। ठीक है, तो हम अवर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा एक तरफ हम लिखते हैं डेटा, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखते हैं उसकी बारंबारता, यानी कि वो कितनी बार आ रहा है। ठीक है, यानी कि वो कितनी बार आ रहा है। मुझे पता है अब है भाई, ये 9th क्लास है, जानता हूं मैं ये 9th क्लास है, ये 9th क्लास के अंदर ही है। ठीक है, ये 9th क्लास के अंदर ही है। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारे पास क्या, यहां पर तुम्हारे पास आंकड़ों को दर्शाने की बारंबारता सारणी आती है। एक तरफ तुम दिखाते हो सारे आंकड़े और दूसरी तरफ वो आंकड़ा कितनी बार आ रहा है ये दर्शाते हो। जैसे कि तुमने सारे आंकड़े लिख लिए, 10, 20, 36 जितने भी आंकड़े यहां पर थे, अब वो कितनी कितनी बार आ रहे हैं वो देख लो। सबसे पहले 10, तो 10 आ रहा है एक बार, मतलब 10 यहां पर खाली एक बार आ रहा है। इसके अलावा कहीं 10 आ रहा है क्या? इसके अलावा कहीं 10 आ रहा है क्या? नहीं। तो 10 की बारंबारता हो गई 1। ठीक है, आप इसे इसकी सहायता से भी दर्शा सकते हो कि भैया 10 की बारंबारता कितनी है? 10 की बारंबारता है 1। इसे हम कहते हैं हमारा दंड। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बारंबारता 1, तो यानी कि 1 दंड आ जाएगा। ठीक है, 20 कितनी बार आ रहा है? तो 20 हमारा खाली एक ही बार आ रहा है। 20 भी अगर तुम देखोगे तो एक ही बार आ रहा है, तो 20 की बारंबारता भी 1 हो गई, यानी कि 20 भी आपका 1 दंड लगाएगा। 20 के लिए भी 1 दंड लगेगा क्योंकि इसकी बारंबारता 1 हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं 36 की। तो 36 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, ठीक है, तो 36 2 बार आ रहा है, तो 36 के लिए क्या लगेंगे हमारे पास? 2 दंड लग जाएंगे। बल्कि और देख लो एक बार, 36 कहीं और तो नहीं है? हाँ अबे है, 2 नहीं 3 बार आ रहा है 36, ये रहा 36। ठीक है, तो 3 दंड लगेंगे 36 के लिए, 1, 2, 3। ठीक है, उसके बाद 40। 40 कितनी बार आ रहा है भाई? देखो 40 आ रहा है आपका 1, 2, 3, 4, 4 बार। 40 आ रहा है 4 बार, तो इसके 4 दंड लगेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसकी बारंबारता 4 हो गई। ठीक है, इसकी बारंबारता 4 हो गई। ऐसे ही 50 कितनी बार आ रहा है? तो 50 आ रहा है आपका 1, 2, 3, तो 50 की बारंबारता 3 हो गई। 50 3 बार आ रहा है, 1, 2, 3 दंड लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब ऐसे ही आपका 56 कितनी बार आ रहा है? आंकड़ों में देखो 56 कितनी बार आ रहा है? 56 आ रहा है आपका 1, 2 बार, केवल 2 बार आ रहा है, तो यानी कि 56 की बारंबारता हो गई 2। 2 दंड लग गए, 56 की बारंबारता हो गई 2। ऐसे ही 60 कितनी बार आ रहा है? चेक करो भाई। तो 60 हमारा 1, 2, 3, 4, तो 60 4 बार आ रहा है, यानी कि 4 दंड लगेंगे हमारे पास 60 के आगे, 1, 2, 3, 4। 70 कितनी बार आ रहा है भाई? चलो 70 की बारंबारता क्या होगी? तो 70 की बारंबारता है 1, 2, 3, ठीक है, और 4। ये रहे, तो 70 आ रहा है टोटल 4 बार, तो इसके भैया 4 दंड लगेंगे 70 के, 1, 2, 3, 4। 72 कितनी बार आ रहा है? 72 की बारंबारता है आपके पास कितनी? 72 की बारंबारता है आपके पास
1। तो 72 केवल एक बार आएगा, एक दंड लग गया। 80 एक बार, ऐसे ही 80 की बारंबारता 1 है, 88 की बारंबारता 2, 92 की बारंबारता 3 और 95 की बारंबारता 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका बारंबारताओं का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, बच्चों की, विद्यार्थियों की कुल संख्या के बराबर होगा। क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर है आपके पास क्या, यहां पर है आपके पास क्या भाई, आपका बारंबारता। तो ये है अवर्गीकृत बारंबारता सारणी, जिसमें क्या होता है, जिसमें अगर आपके पास आंकड़े होते हैं थोड़े ज्यादा, ठीक है, तो उन आंकड़ों को आप उनकी बारंबारता के हिसाब से दिखा सकते हो। क्यों, क्योंकि आरोही और अवरोही क्रम में हम छोटे आंकड़ों को तो दिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादा आंकड़े अगर आ जाते हैं तो उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में नहीं दिखाया जा सकता। इसीलिए हम वहां पर बारंबारता सारणी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से हमारी अवर्गीकृत बारंबारता सारणी इसके काम आती है। लेकिन अगर आंकड़े और ज्यादा हो जाएं, अगर आंकड़े और ज्यादा हो जाएं, तो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं हमारा वर्गीकृत बारंबारता सारणी का, वर्गीकृत बारंबारता सारणी, वर्गीकृत बारंबारता सारणी का। अगर डेटा बहुत ज्यादा हो, जैसे अब यहां पर आपको क्या दिया हुआ है कि भैया आपका 100 विद्यालयों में, ठीक है, 100 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए गए, एक महीने बाद लगाए गए पौधों की शेष संख्या निम्न प्रकार है। मतलब हर विद्यालय में आपका 100 विद्यालय थे टोटल, उनमें 100 पौधे लगाए गए, ठीक है। अब एक महीने बाद उनमें कितने पौधे बचे विद्यालय में, हर एक विद्यालय में, वो लिखा हुआ है। अब 1 से लेके 100 तक के नंबर है, ठीक है, तो बहुत सारे नंबर हो गए इसके अंदर, तो यानी कि डेटा बहुत बड़ा हो गया, और 100 विद्यालयों का डेटा है, ये और भी बड़ा हो गया। तो जब डेटा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है तो उसे हम आरोही और अवरोही क्रम में भी नहीं दिखा सकते, और ना ही अवर्गीकृत बारंबारता सारणी में दिखा सकते हैं। तो वहां हम क्या करते हैं, वहां हम हमारा उसे दिखाते हैं आपका किसकी सहायता से, आपका वर्गीकृत बारंबारता सारणी से, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक वर्ग अंतराल बना लेते हैं। मतलब हम एक ग्रुप बना लेते हैं, हम एक समूह बना लेते हैं कि भैया एक काम करो, यहां पर हमने देखा सबसे छोटा आंकड़ा क्या है और सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है। तो सबसे छोटा आंकड़ा मुझे पता चला यहां पर 20 है, ठीक है, और सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो 100 है, मैं जानता हूं, ठीक है। तो हमने क्या करा, 20 से लेके 100 तक के अलग अलग समूह बना लिए। मतलब 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, और आपका 80 से 89 और 90 से 99, ठीक है। तो अब कितने स्कूल ऐसे हैं जिसमें 20 से लेकर 29 के बीच में पौधे बचे हुए हैं, ठीक है, आ जाओ भाई, 20 से लेके 29, 20 से लेकर 29, सबसे पहले 28, और है क्या, तेईस, 27। तो 20 से लेके 29 जो पौधे हैं वो केवल 3 स्कूल में है, ठीक है। तो यानी कि इसके मिलान चिन्ह बन जाएंगे 3, 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2 और 3, और इसकी बारंबारता हो गई 3, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने अलग अलग बताने की जगह कि 28 पौधे एक स्कूल में है, 23 पौधे एक स्कूल में है, 27 पौधे एक स्कूल में, ना, हमने कहा 20 से 29 पौधे जितने स्कूल में वो सब एक जगह, 3 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 20 से 29 पौधे हैं, ठीक है। आपका 30 से 39 पौधे कितने स्कूलों में है, 30 से 39 पौधे, आ जाओ भाई, सबसे पहले 32, 33, 38, 32, 37,
39, 38, 36, 31, 35, 30, फिर से 39 आ गया, 36, 34, हाँ जी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो टोटल 14 जगह पर आपके ऐसे पत्ते आपको दिए हुए हैं। ठीक है, 14 जगह पर ऐसे पौधे हैं आपका, जहां पर 14 स्कूल ऐसे हैं जहां पर आपका 30 से लेके 39 पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, अब इन्हें मिलान चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। 1, 2, 3, 4 और 5 को दर्शाने के लिए आपको इस मिलान चिन्ह को काटना पड़ता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 कितने हो गए? 5 और 5 10, और फिर 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 14। मिलान चिन्ह में आपको ये ध्यान रखना है, 4 के बाद 5 दिखाने के लिए आपको उन चारों मिलान चिन्हों को काटना होता है। ठीक है, तो भैया 10, 5, 5, 10, ऐसे ही 40 से 39 वाले टोटल कितने पौधे होंगे? 40 से 39 वाले टोटल 12 पौधे होंगे। 5, 5, 10 और 2 12। ठीक है, 50 से 59 वाले कितने स्कूल होंगे? 8 स्कूल होंगे। 5, 3, 8। ठीक है, 60 से 69 वाले कितने स्कूल होंगे? ये तुम्हारे 18 स्कूल होंगे। और 70 से 79 वाले कितने स्कूल होंगे? ये तुम्हारे पास टोटल 10 स्कूल होंगे। ठीक है, 80 से 89 वाले टोटल कितने स्कूल हैं भैया? ये हैं टोटल तुम्हारे पास 23 स्कूल। ठीक है, और 90 से 99 वाले भी 12 स्कूल हैं। ठीक है, तो बारंबारताओं का योग तुम्हारे स्कूलों की संख्या के बराबर होगा, यानी कि 100। ठीक है, अब आपका वर्गीकृत बारंबारता सारणी में भी क्या चीजें आती हैं? ये जो समूह बनाया गया है, इस समूह को बोला जाता है क्या? इस समूह को बोला जाता है वर्ग अंतराल। क्या बोला जाता है भाई? वर्ग अंतराल। और आपका वर्ग अंतराल में जो पहली संख्या होती है उसे बोला जाता है निचली सीमा। निचली सीमा। और जो दूसरी संख्या होती है उसे बोला जाता है ऊपरी सीमा। निचली सीमा और ऊपरी सीमा। ठीक है, अब देखो यहां पर वर्ग अंतराल भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, यहां पर वर्ग अंतराल भी दो तरीके के होते हैं। और दो तरीके के वर्ग अंतरालों की क्यों जरूरत है? क्योंकि देखो, आपका एक वर्ग अंतराल तो होता है ऐसा जिसमें दो लगातार वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा और निचली सीमा अलग अलग होती है। दो लगातार वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा और निचली सीमा अलग अलग होती है। यहां पर आप देख सकते हो, ये ऊपरी सीमा और ये निचली सीमा अलग अलग है ना? अलग अलग है, अलग अलग है ना? ये भी अलग है, ये भी अलग है। ठीक है, इस तरीके के वर्ग अंतराल को बोला जाता है असतत वर्ग अंतराल। वहीं पर आपके पास दूसरा वर्ग अंतराल ऐसा आता है जिसमें आप दो लगातार वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा और निचली सीमा सेम होती है। ये देखो, 35.5, 35.5, 40.5, 40.5, 45.5, 45.5, 50.5, 50.5, 55.5, 55.5। तो ऐसे वर्ग अंतराल को बोला जाता है आपका सतत वर्ग अंतराल। क्या बोला जाता है भाई? सतत वर्ग अंतराल। ठीक है, क्या बोला जाता है भाई? सतत वर्ग अंतराल। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ भाई। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो जी, क्लियर है। ठीक है, अब देखो आपका असतत वर्ग अंतराल का नुकसान क्या होता है। ठीक है, क्यों हमें सतत वर्ग अंतराल की जरूरत पड़ी, नुकसान क्या होता है। मान लो मैंने एक क्लास के 38 विद्यार्थियों का भार लिया, ठीक है, और मैंने ग्रुप बना लिए कि भैया 31 से 35 वाले इसमें आ जाएंगे, 36 से 40 वाले इसमें आ गए, ठीक है, 41 से 45 वाले इसमें आ गए, और ऐसे करके मैंने 75 किलो तक का ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि अगर किसी बालक का जो भार है वो बन गया भाई कितना, 45.5 किलो। अब भैया इस भार को मैं कहां पर डालूं, ना तो ये इसके अंदर आ सकता है 41 से 45 के बीच में, क्योंकि 45.5 45 से ज्यादा है, और ना ही ये आपका इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, 46.5 वो मतलब 46 से 50 के बीच में, क्यों, क्योंकि 45.5 46 से छोटा है। तो अगर किसी बच्चे का भार यहां इतना हुआ 45.5, तो वो कहां जाएगा, वो कहां जाएगा भाई, कहां जाएगा वो, कौन से वर्ग अंतराल में रखूंगा मैं, किसी में भी नहीं रखूंगा, किसी में भी नहीं रख पाऊंगा ना, किसी में भी नहीं रख पाऊंगा। तो भैया इसी केस की वजह से आपका हमें सतत वर्ग अंतराल की जरूरत पड़ती है। अब इसके अंदर तुम्हें पता है तुम्हें 45.5 को कहां रखना है भाई। देखो अब तुम कहोगे कि सर यहां पर तो 45.5 जो है वो दो जगह पर आ रहा है, यहां भी 45.5 है, यहां भी 45.5 है, अब कहां पर रखोगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो सतत वर्ग अंतराल होगा उसमें अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा नंबर आ जाता है जो दो वर्ग अंतरालों में है, तो उसे तुम्हें कहां पर रखना है, जहां पर निचली सीमा में वर्ग संख्या दी हुई है, जहां पर जिस वर्ग अंतराल के अंदर निचली सीमा में वो संख्या दी हुई है उसके अंदर रखना है। तो 45.5 को तुम यहां पर रखोगे। तो यह फायदा होता है सतत वर्ग अंतराल का। ठीक है, अब देखो असतत वर्ग अंतराल को सतत वर्ग अंतराल में बदलते कैसे हैं। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। पूरी बारंबारता सारणी में से कोई भी दो लगातार वाले वर्ग अंतराल उठा लो। मैंने कोई भी दो उठा लिए, मान लो 51 से 55, कोई भी दो उठा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और 56 से 60, ठीक है, वर्ग अंतराल उठा लिए। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब आपको कुछ नहीं करना, पहले वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल की निचली सीमा दोनों को आपस में से घटा दो। 56 माइनस 55, जो भी आएगा उसे 2 से भाग कर दो, बस यही करना है। कोई भी दो लगातार वाले वर्ग अंतराल उठाओ, पूरी बारंबारता सारणी में से कोई भी दो लगातार वाले वर्ग अंतराल उठाओ। तुम्हारा मन कर रहा है 36 से 40 और 41 से 45 उठाने का, तुम ये उठा लो। तुम्हारा मन कर रहा है 55 से 60 और 61 से 65 उठाने का, तुम ये उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या करो, पहले वाले की ऊपरी सीमा और दूसरे वाले की निचली सीमा दोनों को आपस में से घटा दो। घटा दिया, जो भी आएगा उसे 2 से भाग कर दो। ठीक है, और भाग करने के बाद जो फाइनल मान आएगा उसे कुछ मत करो, बस क्या करना है, अपना सारे वर्ग अंतरालों की निचली सीमा में से उस मान को घटा दो और ऊपरी सीमा में उस मान को जोड़ दो। तो तुम्हारा सतत वर्ग अंतराल, तुम्हारा असतत वर्ग अंतराल सतत वर्ग अंतराल में बदल जाएगा। 31 में से 0.5 को घटाएंगे 30.5, 35 में 0.5 को जोड़ेंगे 35.5, 36 में से 0.5 को घटाएंगे 35.5, 40 में 0.5 को जोड़ेंगे 40.5, 41 में से 0.5 को घटाएंगे 40.5, 45 में 0.5 को जोड़ेंगे 45.5, और तुम्हारी सारणी बन जाएगी ये एग्जैक्टली सेम टू सेम सारणी बन जाएगी। ठीक है, जहां पर तुम्हारा सतत वर्ग अंतराल जो है, यहां पर आपका ऊपरी सीमा और निचली सीमा अलग अलग थी दो लगातार वर्ग अंतरालों की, अब वो बदल चुकी है सतत वर्ग अंतराल के अंदर, जिसमें दो लगातार वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा और निचली सीमा बराबर है। यह है तरीका असतत वर्ग अंतराल को सतत वर्ग अंतराल में बदलने का। ठीक है, अब भैया देखो, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद आता है हमारे पास आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। ठीक है, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। अब तुमने आंकड़ों को निरूपित करने के ये तरीके तो देख ही लिए, आंकड़ों को निरूपित करने के तुमने ये तरीके तो देख ही लिए।
कौन कौन से तरीके हैं भाई ये? आंकड़ों को निरूपित करने के तुमने ये तरीके तो देख ही लिए है ना भाई। आंकड़ों को निरूपित करने के तुमने ये वाले तरीके तो देख ही लिए, ठीक है, जिसमें तुम्हें पता चल गया कम आंकड़े हैं तो आरोही अवरोही क्रम में लगा दिया, ज्यादा आंकड़े हैं तो अवर्गीकृत बारंबारता सारणी में लगा दिया, और उससे भी ज्यादा आंकड़े हैं तो वर्गीकृत बारंबारता सारणी में लगा दिया, ठीक है। लेकिन अब आंकड़ों को तुम्हें पता है, तुम किसी भी चीज को जब देखते हो, ठीक है, तुम किसी भी चीज को जब देखते हो तब तुम उसे ज्यादा अच्छे से याद कर पाते हो, ठीक है। तुम किसी भी चीज को जब देखते हो तो तुम ज्यादा अच्छे से उस चीज को याद कर पाते हो, ठीक है। तो अब यहां पर हम आंकड़ों का आलेखीय निरूपण सीखेंगे, जहां पर हम आंकड़ों को आलेख पर दर्शाना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज आती है आपका दंडालेख, जो कि बहुत इजी है। दंडालेख सबसे ज्यादा आसान है। दंडालेख में तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अक्ष बनानी है, एक तरफ एक्स अक्ष और दूसरी तरफ वाई अक्ष, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद कर लो बस, ठीक है। एक तरफ रखोगे एक्स अक्ष पर तुम रखोगे क्या, एक्स अक्ष पर अपना डेटा रखो और वाई अक्ष पर उसकी बारंबारता, ठीक है। तो जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20,000 रुपए को इस तरीके से खर्च किया जाता है, ठीक है। ग्रोसरी में 4,000 रुपए, किराए में 5,000 रुपए, बच्चों की शिक्षा में 5,000 रुपए, दवाई में 2,000 रुपए, ईंधन में 2,000 रुपए, मनोरंजन में 1,000 रुपए और विविध यानी कि एक्स्ट्रा खर्चों में 1,000 रुपए, ठीक है। तो अब इसे दर्शाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एक तरफ तो तुमने क्या दिखा दिया, खर्च दिखा दिया, ये रहा खर्च, ये है खर्च, ठीक है। यहां 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, ठीक है, 7,000, बराबर दूरी पे दिखाना, बराबर दूरी पे दिखाना, ठीक है। दूसरी तरफ तुमने क्या दिखा दिए, सारे खर्चे, तो ग्रोसरी, ठीक है, इसके अलावा किराया, ठीक है, इसके अलावा बच्चों की शिक्षा, इसके अलावा दवाइयां, ठीक है, ईंधन, ठीक है, मनोरंजन, और लास्ट में एक विविध भी होगा तो उसके लिए भी ऐसी बनेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इसकी बारंबारता के जितना एक दंड बना देना है। तो भैया ग्रोसरी की बारंबारता यानी कि ग्रोसरी का जो खर्चा है वो 4,000 का है, ठीक है, और बस आपको इक्वल डिस्टेंस पर ऐसे ही दंड बनाते हुए चलना है जिनके बीच की दूरी भी समान रहेगी, ठीक है। किराया कितना है भाई, 5,000 रुपए, तो 5,000 का एक दंड बना दो, ठीक है। इसके बाद आपका बच्चों की शिक्षा में भी 5,000 रुपए लग रहे हैं तो उसका भी एक दंड बना दिया भाई, ये रहा, ठीक है। उसके बाद दवाई में लग रहे हैं 2,000 रुपए, तो भैया 2,000 रुपए का दवाइयों का एक दंड बना दिया, ये रहा, 2,000 का ये आ गया भाई, ये लो, ठीक है। उसके बाद ईंधन के भी 2,000 लग रहे हैं तो ईंधन का एक दंड हो गया, ये रहा, और फिर मनोरंजन के भैया 1,000 लग रहे हैं तो मनोरंजन का एक और दंड हो गया, ये रहा, ठीक है। और ये बन गया भाई आपका दंडालेख, यही है बस दंडालेख, ठीक है, यही है बस दंडालेख, दंडालेख में यही है, यही है बस दंडालेख। क्लियर हो गई बात, दंडालेख सबको समझ में आ गया। हाँ भाई चमक गया, ये है आपका दंडालेख। अब आप इसके आगे एक विविध का एक और कॉलम बना लेना जिसपे 1,000 रुपए का मतलब सेम वो मनोरंजन जैसा एक और दंड बन जाएगा। तो इसे देख के हमें आसानी से पता चल सकता है कि सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज पर हुआ,
सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज पर हुआ? सबसे ज्यादा खर्चा भैया किराए पर और शिक्षा पर हुआ। सबसे कम खर्चा किस चीज पर हुआ? आपका मनोरंजन और विविध खर्चा हुआ। ठीक है, एवरेज खर्चा किस पर हुआ? 4,000 रुपए का खर्चा किस पर हुआ? ग्रोसरी पर हुआ। 2,000 का खर्चा किस पर हुआ? दवाई और ईंधन पर हुआ। तो इस तरीके से आप अपने आंकड़ों को दर्शा सकते हो। लेकिन यह तब है जब डेटा आपका यानी कि आंकड़े जो हैं वो अंकों के रूप में ना होकर नॉर्मल हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अब आंकड़े जो हैं तुम्हारे पास कैसे आ जाएं? वर्ग अंतराल के रूप में आ जाए, तो अब आपको बनाना पड़ता है क्या? आयत चित्र। यहां पर दंड आलेख और आयत चित्र में क्या फर्क है? देखो भाई, आपका जो दंड आलेख होता है, दंड आलेख के अंदर भाई आपका ये जो आयतों की चौड़ाई है ये मैटर नहीं करती, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम इसे बड़ा छोटा भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना नहीं चाहिए, हमें इक्वल ही रखनी चाहिए ये। ठीक है, हमें इक्वल ही रखनी चाहिए ये। लेकिन बात क्या है? बात ये है आयत चित्र के अंदर ये मैटर करती है, क्योंकि आयत चित्र के अंदर ये दर्शाती है तुम्हारी बारंबार क्या? वर्ग अंतराल की चौड़ाई को। ये दर्शाती है तुम्हारी वर्ग अंतराल की चौड़ाई को। कैसे? देखो भाई, जब तुम आयत चित्र बनाओगे कहानी अभी भी वही है, क्या? कि एक अक्ष पर दर्शाओ अपना वर्ग अंतराल और एक अक्ष पर दर्शाओ अपनी क्या? बारंबारता। तो बारंबारता का एक वो ले लेते हैं, जैसे ये हो गया आपका 15 तक जाना है, तो 1 2 बराबर दूरी पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और यहां पर आपका ले लिया, देखो क्योंकि क्या है? 0, उसके बाद 30 से 35। तो देखो 0 के बाद हमें पता है कि हमें 5-5 का गैप लेना है, तो 5-5 का गैप लेना है। तो एक बात बताओ, अगर 5-5 का गैप लेना है तो आपको 0 से आगे चलते हुए पहले क्या लाना पड़ेगा? 0 से आगे चलते हुए आपको लाना पड़ेगा 5 10 15 20 25 30 35, तब जाकर 35 आएगा। लेकिन मेरे पास 5 10 15 20 25 30 का कोई काम ही नहीं है, तो मैं क्यों बनाऊं? ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसा डेटा आएगा जिसमें हम 0 के जस्ट बाद डेटा को शुरू नहीं कर रहे होंगे, तो वहां पर हमें एक ऐसे करके क्या लगाना है? एक ऐसे करके निशान लगाना है स्टार्टिंग में। तो ये निशान दर्शाता है कि भैया आपका डायरेक्ट 0 से डेटा शुरू नहीं हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है? 0 के थोड़ा आगे से हो रहा है। अब आपने शुरू करा 30.5 35.5, ठीक है, 40.5 45.5, ठीक है, उसके बाद आपका 50.5, आपका 55.5 60.5, और इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना, 30 से 35.5 तक, 30.5 से 35.5 तक की बारंबारता कितनी है? 9। तो 9 तक का एक क्या बना दो? एक आयत बना दो। बस यही करना है अब आपको। 35.5 से 40.5 तक की बारंबारता कितनी है भाई? ये है आपकी 6, तो ये बन गया 6। ठीक है, आपका 40.5 से 45.5 तक, 40.5 से 45.5 तक की जो बारंबारता है वो कितनी है? 15। तो 15 तक का एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, ऐसे ही आपका 45.5 से 50.5 तक की बारंबारता है 3, तो उसका एक ग्राफ बना दिया। 3 पे ले आओ इसे, ये रहा। ये है 50.5। फिर 50.5 से 55.5 तक एक और बारंबारता है 1, तो ये आ गई 1। और फिर
55.5 से आपका 60.5 तक एक और बारंबारता है जो कि आ गई आपकी 2। ये हो गया आपका 60.5। ये आखिरी में है 60.5। ठीक है, तो ये बन गया आपका आयत चित्र। ठीक है, अब आयत चित्र में जो आयतों की चौड़ाई है वो भी मैटर करती है। ठीक है, अब देखो आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूं। अगली क्लास में मैं आयत चित्र के और भी क्वेश्चन कराऊंगा, साथ ही साथ मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बारंबारता बहुभुज भी बताऊंगा। ठीक है, तो भैया आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो तुम्हारे पास कल की रिकॉर्डिंग आएगी, ठीक है, जो तुम्हारे पास कल की रिकॉर्डिंग आएगी अब, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, उस रिकॉर्डिंग में स्टार्टिंग में मैं पहले आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वो तो मैंने कर ही दिया है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला चैप्टर। ठीक है, सो भैया इसके साथ तुम्हारा लाइव सेशन यहीं पर एंड होता है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे जहां पर हम रिकॉर्डेड मिलेंगे और उसके बाद तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। कुछ बच्चों बोल रहे हैं कि कुछ चैप्टर उनके सिलेबस में, बेटा देखो ज्यादातर बच्चों के सिलेबस से ये वाला चैप्टर हटा दिया गया है जिनकी तुम बात कर रहे हो, जो कि है प्रोबेबिलिटी और तुम्हारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। ठीक है, ये हटा दिया गया है, इसीलिए मैंने ये कराए नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चों के में है तो मैं देखता हूं कि या तो मैं तुम लोगों को वो YT पे करा दूंगा या फिर बैच में मैं उनकी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, सीधा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मुझे तुम लोगों को पढ़ाकर बहुत मजा आया। आई होप तुम लोगों को भी मुझसे पढ़ के उतना ही मजा आया होगा, उतनी ही चीजें अच्छे समझ में आई होंगी मेरे साथ। ठीक है, आई रियली मिस यू गाइज। मतलब मैं इस टाइम पे कितना इमोशनल हूं मैं नहीं बता सकता तुम लोगों को कि मुझे क्या फील हो रहा है इस टाइम पे, बट हाँ आई होप तुम लोगों को ही मुझसे पढ़ के उतना मजा आया होगा जितना मुझे तुमसे पढ़ा के मजा आया तुम लोगों को। ठीक है, बाकी तुम में से बहुत सारे लोगों को मैं 10th क्लास में मिलूंगा। ठीक है, आई होप 10th क्लास में तुम लोग आओ, फोड़ेंगे बोर्ड के एग्जाम में और तुम्हारे एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस। बाय बाय।